नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने पोर्टल गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस कार्यक्रम में। साथियों, अपनी अंतिम चर्चाओं के दौरान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हमने पूर्ण कर लिया था। मित्रों, आने वाले समय में प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके माध्यम से आप आगे आने वाली प्रदेश सरकार की जो समूह ग और घ स्तर की भर्तियां हैं उसमें आप भाग ले पाएंगे। इस दृष्टिकोण से संस्थान को हमारे साथियों द्वारा, हमारे छात्रों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, जिसके तहत उन्होंने पेट परीक्षा के संबंध में एक विशेष सीरीज चलाने का हमसे निवेदन किया। तो उन्हीं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा पेट परीक्षा के आयोजन तक विद्यार्थियों और छात्रों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से पेट की एक अभ्यास सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आपको विभिन्न विषयों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और भविष्य में उस परीक्षा के आधार पर जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें आप भाग ले सकें। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक अभ्यास सत्र के साथ। हिंदी के इस अभ्यास सत्र में हम पेट परीक्षा के जो महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं हिंदी से संबंधित, जो कि पेट में पूछे जाने हैं, जो कि हमारी प्रारंभिक अर्हता भर्ती परीक्षा है, उसमें जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए हम अब जब तक आगे पेट की परीक्षा, जो कि इसकी संभावित तिथि जो है 15 और 16 अक्टूबर की है, जिसमें इसका आयोजन होना है, तो अब जब तक ये परीक्षा का आयोजन नहीं होता तब तक हम पेट के विषयों को लेकर के ही और उन पे अपनी चर्चा को करेंगे। और प्रयास हमारा होगा कि हम जो यहाँ पर आपको प्रश्न उपलब्ध कराएं वो सीधे सीधे आपके परीक्षा में आपके सम्मुख हो। इस दृष्टिकोण से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आइए आज की इस चर्चा में हम हिंदी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा विलोम से संबंधित है। हाँ साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग तो इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं उनकी चर्चा हम कराएंगे। एक निवेदन आपसे हमारा यह भी रहेगा कि आप हिंदी को पढ़ने से पहले पेट का सिलेबस डाउनलोड कर ले और उस सिलेबस के अनुसार ही अपनी पढ़ाई को करें। कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसे विषयों को पढ़ते रहते हैं जो कि परीक्षा में आने ही नहीं होते हैं। तो इस चीज से बचें। सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि तैयारी करने से पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करें और उस सिलेबस में जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को आप फोकस करें, क्योंकि पेपर उन चैप्टर्स में ही से ही होगा। अगर आप समग्र हिंदी को देखते हैं तो हिंदी में 24-25 के आसपास टॉपिक आपके हिंदी में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। लेकिन पेट परीक्षा में चूंकि आप देखिए यहाँ पर हिंदी का रोल है, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ आपको और उसके बाद मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, पेट परीक्षा में जो हिंदी का
जो दिया गया है सिलेबस में, उसमें हिंदी के 5 प्रश्न हिंदी के पूछे जाने हैं। 5 प्रश्न हिंदी के पूछे जाने हैं, ठीक है। 5 प्रश्न हिंदी के पूछे जाने हैं और 10 प्रश्न जो आएंगे, 10 प्रश्न जो आएंगे वो गद्यांश के आएंगे, ठीक है। गद्यांश के आएंगे, जिसमें एक गद्यांश दे करके आपसे उसमें उसके उत्तर आपसे पूछेगा। तो ये 2 गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के, 5-5 नंबर के। तो हिंदी का जो वेटेज है वो 100 प्रश्न में से 15 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जानी है। 15 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जानी है, जिसमें से देखिए 10 नंबर का तो गद्यांश होगा। तो गद्यांश पे भी हम लोग अपनी चर्चा को करेंगे। पिछली जो परीक्षा लेखपाल की आयोजित हुई थी, तो हमने अभ्यास सत्र में गद्यांश की चर्चा की थी और कई बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत उससे लाभान्वित हुए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें भी, चूंकि गद्यांश की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम गद्यांश पे भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो 5 प्रश्न हैं, अब देखिए इस 5 प्रश्न में आप जब देखेंगे तो 8 से 9 चैप्टर्स आपके सिर्फ हैं, तो आप उनको फोकस कर लीजिएगा। 8 से 9 चैप्टर्स, उन्हीं को आपको पढ़ना है, उन्हीं को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान कर लीजिएगा कौन कौन से हैं हाँ सिलेबस के द्वारा। तो आइए हम लोग आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा है विलोम का। पहला प्रश्न हमारा विलोम का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोग का विलोम है। लोग का विलोम है। अब यहां विकल्प देखिए, तो पहला विकल्प है विकल्प ए निर्लिप्त, विकल्प बी लिप्त, विकल्प सी लुगाई और विकल्प डी अल्प। तो देखिए विकल्प से ही आप बहुत आसानी से इसको थोड़ा सा अगर देखें तो विलोम में तुक का भी बहुत महत्व होता है। तो तुक के दृष्टिकोण से देखें तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी लोग का लुगाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये लोग का लुगाई जो दिया हुआ है, लोग का लुगाई दिया है। अब यहां पर एक प्रश्न और हम देखते हैं, लोग का लुगाई जो दिया है ये विलोम के साथ साथ इसका लिंग परिवर्तन भी है, लिंग परिवर्तन भी है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये लोग शब्द जो है, लोग शब्द जो है ये पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग जो होगा साथियों, स्त्रीलिंग जो होगा वो लुगाई हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लुगाई, ठीक है। अब चर्चा आती है कि सर ये विलोम के साथ आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की चर्चा क्यों की। तो साथियों इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि आपके पेट के सिलेबस में लिंग परिवर्तन या लिंग भी एक चैप्टर के रूप में सिलेबस में अंकित है, आपको उसका अध्ययन करना है। तो इस कारण से मैंने आपको पूछा गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए लोग लिंग की दृष्टिकोण से कैसा पद है, तो ध्यान रखिएगा लोग पुल्लिंग का पद और लुगाई जो है वो स्त्रीलिंग का पद है, स्त्रीलिंग का पद है। तो यहां पर लोग शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो लुगाई, सी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं तो ये निर्लिप्त शब्द जो लिखा हुआ है, निर्लिप्त शब्द लिखा हुआ है, निर्लिप्त शब्द का विलोम साथियों लिप्त होगा, निर्लिप्त शब्द का विलोम लिप्त होगा। लिप्त का मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ, किसी चीज से जुड़ा हुआ, लगा हुआ, और निर्लिप्त का मतलब होता है उससे हटा, जो उससे जुड़ा हुआ ना हो, तो इसका अर्थ होता है निर्लिप्त, ठीक है। अब यहां पर इस पद को भी जरा हम देख लेते हैं। इस पद को यदि हम देखते हैं तो आप देखिए ये पद लिखा हुआ है निर्लिप्त, निर्लिप्त। अब इस पद की यदि हम चर्चा करते हैं तो निर्लिप्त पद जो है ये एक संधि पद है जो निह और लिप्त के फलस्वरूप बना है, निह और लिप्त के फलस्वरूप बना है। अर्थात यहां पर देखिए पहले पद के अंत में हमें विसर्ग मिल रही है और इस विसर्ग का परिवर्तन ये रा में हो रहा है, जिस कारण से आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पद में कौन सी संधि है, इस पद में कौन सी संधि है। तो साथियों याद रखिएगा निर्लिप्त पद में यदि पूछता है तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि
हो जाएगी। और ये अल्प का साथियों, अल्प का जो विलोम पद होता है वो होता है बहु, अल्प का विलोम बहु। तो इस प्रकार से हमारे ये पहले क्वेश्चन के 4 विकल्प हो गए। ठीक है, हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, और बाकी की चर्चा इस रूप से हो जाएगी। ठीक है, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न भी फिर से विलोम से संबंधित है, विलोम से संबंधित है। यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छादन का विलोम है। ठीक है, कौन सा छादन का विलोम है। विकल्प ए छाया, विकल्प बी प्रकाशन, विकल्प सी छिंद, और विकल्प डी तम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। ठीक है, छादन का विलोम प्रकाशन होता है। ठीक है, छादन का विलोम, छादन का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये छादन का शाब्दिक अर्थ एक प्रकार से होता है ढकना। ठीक है, ढकना। ठीक है, और प्रकाशन का अर्थ होता है, प्रकाशन का अर्थ होता है उसको ढकने को, उसका ढकने का विलोम हो जाएगा खोल देना। ठीक है ना, खोल देना या प्रकाशित करना। ठीक है ना, खोल देना या प्रकाशित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से छादन का विलोम हमारा हो जाएगा प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हमारा जो है वो फिर से एक बार विलोम का ही है। शब्द दिया गया है जंगम का विलोम क्या है। ये कई परीक्षाओं में बहुत बार इस प्रश्न पे चर्चा हुई है, बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। इसका विकल्प ए है कोरा, विकल्प बी जूठा, विकल्प सी स्थावर, और विकल्प डी तम। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थावर। जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो स्थावर होता है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न फिर से विलोम का है, और यह प्रश्न कह रहा है कौन सा तम का विलोम है। कौन सा तम का विलोम है। विकल्प ए कह रहा है जड़, विकल्प बी ज्योति, विकल्प सी तरल, और विकल्प डी मंद। ठीक है, तो यहां पर तम शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा विकल्प बी ज्योति। ठीक है, विकल्प बी ज्योति। अब यहां पे देखते हैं साथियों, तम की यदि हम चर्चा करें तो तम पद का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। ठीक है, अब यहां पर तम का विलोम बनता है ज्योति, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो ये जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि जड़ का विलोम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब जड़ की हम विलोम के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो जड़ का शाब्दिक अर्थ एक प्रकार से निर्जीव के रूप में लिया जाता है। निर्जीव के रूप में लिया जाता है, यानी जड़ का अर्थ होता है निर्जीव। ठीक, और इसका जो विलोम बनता है वो बनता है चेतन। जड़ का विलोम होता है चेतन, जिसका अर्थ होता है सजीव। सजीव। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि जड़ का विलोम आपका होगा चेतन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जड़ का विलोम चेतन। ठीक है, नेक्स्ट मंद। ये भी परीक्षाओं में कई दृष्टिकोण से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मंद का जो विलोम होता है वो होता है
तीव्र। मंद का विलोम होता है तीव्र। ठीक है, कहीं कहीं ये द्रुत के रूप में भी मिलता है, द्रुत के रूप में भी मिलता है। तो याद रखिएगा, चाहे तीव्र हो चाहे द्रुत हो, मंद में इन दोनों में से कोई भी विकल्प होगा तो वो एक जो है वो विलोम के रूप में आपका उत्तर के रूप में होगा, विलोम के। ठीक है, मंद का अर्थ होता है, मंद का शाब्दिक अर्थ होता है, मंद का मतलब होता है धीमा, मंद का अर्थ होता है धीमा, और तीव्र अथवा द्रुत का अर्थ होता है तेज, तेज। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमने इसके विकल्पों पर चर्चा की। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर से अगला क्वेश्चन हमारा विलोम से ही संबंधित है। साथियों, आज हमने एक तरीके से सेगमेंट में एक चैप्टर या अध्याय विशेष को अधिक से अधिक शामिल करने का प्रयास किया है। अपनी आगामी चर्चाओं में हम कुछ प्रश्नों को इस प्रकार से समायोजित करने का प्रयास करेंगे कि आपको एक टॉपिक वाइज ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दे दिए जाए और उसके माध्यम से टॉपिक का रिवीजन आपका हो जाए। आज तो हम पहली चूंकि क्लास ली है, तो हमने उन टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने ये आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में आपसे पूछे जाने हैं। तो जैसे एक विलोम का टॉपिक हम लगातार क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि परीक्षा में विलोम आपसे पूछा जाना है। तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जिन टॉपिक्स को डिस्कशन में ला रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में जा करके मेंशन कर लें। वो परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब प्रश्न जो होंगे, परीक्षा का जो सिलेबस होगा वही टॉपिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आद्य का विलोम, आद्य का विलोम विकल्प ए आधुनिक, आधुनिक, विकल्प बी प्राचीन, विकल्प सी अंत, विकल्प डी अनंत। ठीक, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। तो आद्य का विलोम होगा अंत, आद्य का विलोम होगा अंत। देखिए, आद्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आद्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शाब्दिक अर्थ इसका होता है प्रारंभ, और इसका जो विलोम हम लिखते हैं वो होता है अंत, जिसका अर्थ होता है समापन। ठीक है, समापन अर्थ भी देखते हैं। देखिए, मैं अपनी हर कक्षा के दौरान ये चर्चा करता हूं और कहता भी हूं कि यदि आपको हिंदी में शब्दों का अर्थ मालूम है तो फिर चीजें के उत्तर तक पहुंचना, प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप फिर उसके अर्थ के अनुसार उत्तर का चयन कर लेते हैं। इसी रूप में जैसे मैंने यहाँ बोला ना आद्य, तो अगर आपको मालूम है प्रारंभ, तो आप यहाँ निकाल लोगे अंत का मतलब समापन होता है, तो इसका यह विलोम हो जाएगा आद्य का अंत, विकल्प सी। आइए इसके विकल्पों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आधुनिक मतलब नया, वर्तमान का विलोम जो होता है वो हो जाता है प्राचीन। यानी विकल्प ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीतार्थक शब्द है। ये भी आप देख लीजिए, आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन। नेक्स्ट विकल्प डी जो दिया हुआ है अनंत, अनंत। ठीक है, अब इस पद को अगर आप देखें, अगर इस पद को ही आप देखें तो भैया ये पद जो है वो दो पदों अन और अंत के मेल से बना है, अन और अंत के मेल से बना है। अब यदि सिर्फ इसी की हम व्याख्या कर लें तो आप जरा देखें, अन एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ नहीं होता है। मैंने आपको समास की जब चर्चा कराई थी तो वहां पे भी इस चर्चा को शामिल किया था, इस बिंदु को अपनी चर्चा में। ठीक है, इसका अर्थ होता है नहीं। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ता है या किसी पद के साथ जुड़ता है तो वो
उसका नकारात्मक या विपरीत अर्थ प्रदान कर देता है। तो यहां देखिए मूल शब्द है अंत। अब जिसका अंत नहीं है वही कहलाता है अनंत। तो एक प्रकार से यदि इसका विलोम हम देखेंगे तो अनंत का विलोम बन जाएगा अंत। जिसका अंत है, ठीक है, जो समाप्त होता है वो अंत कहलाता है, और जिसका कोई अंत नहीं हो उसे हम अनंत कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन तत्सम तद्भव से संबंधित है। तो देखिए आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका पेट के सिलेबस का एक टॉपिक जो है वो विलोम है, विलोम है, जिसको हम लोगों ने चर्चा में शामिल किया। दूसरे टॉपिक के रूप में हम शामिल कर रहे हैं तत्सम तद्भव को। तो ये भी आपका एक चैप्टर के रूप में आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कुपुत्र का तद्भव है, इसमें पूछा गया है कुपुत्र का तद्भव है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है कार्य, विकल्प बी कह रहा है कपूत, विकल्प सी कह रहा है कृष्ण, और डी कह रहा है घन। तो इस प्रश्न का साथियों जो सही उत्तर होगा वो होगा कपूत, कपूत। ठीक है ना। कुपुत्र, देखिए कुपुत्र, हमने आपको जब शब्द रचना का चैप्टर पढ़ाया था, अगर आप लोग पढ़ना चाहें कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे होती है, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे होती है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप जा करके हमारा शब्द रचना का जो इसमें वीडियो पड़ा हुआ है उसमें जा करके आप देख सकते हैं। मैंने तत्सम और तद्भव की पहचान से संबंधित, शब्दों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ डिस्कस किए थे। तो वहाँ पर एक बिंदु था कि अगर किसी शब्द अथवा पद में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो जाए, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो जाए, तो ऐसे पद जो होते हैं प्रायः किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये देखिए कुपुत्र में ये त्रा संयुक्त वर्ण का प्रयोग होने के कारण ये पद कैसा हो जाएगा, तत्सम का हो जाएगा, तत्सम का हो जाएगा, जिसका तद्भव रूप होगा कपूत, जिसका तद्भव रूप होगा कपूत। ठीक है, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस शब्द को देख लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तद्भव होगा, तद्भव होगा। कार्य का तद्भव शब्द है, कार्य का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहां पे तद्भव है। विकल्प देखते हैं हम। विकल्प ए कह रहा है कर्ण, विकल्प बी कान, विकल्प सी काज, और विकल्प डी कच्छा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी काज, सी काज। ठीक है ना। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर इस शब्द को दे दिया जाए कि कार्य शब्द जो है वो कैसा शब्द है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई ये तत्सम है या तद्भव है, तद्भव है। तो साथियों दूसरे पॉइंट के रूप में भी मैंने आपको एक पॉइंट दिया था, वहां पे उपलब्ध कराया था कि हिंदी में यदि कोई क्लिष्ट अथवा कठिन पद का प्रयोग हो, क्लिष्ट अथवा कठिन पद का प्रयोग हो। कठिन पद का मतलब होता है जहां पर स्वर रहित, इसको आप समझ लीजिए एक तरीके से हम बोले स्वर रहित वर्णों का प्रयोग हो, स्वर रहित वर्णों का प्रयोग हो। इसको शुद्ध भाषा में यदि शुद्ध कहें या हम बोल चाल की भाषा में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं आधे शब्द, आधे वर्ण, आधे वर्ण। ठीक है, यदि किसी शब्द में आधे अधूरे वर्ण आपके आ जाते हैं, आधे अधूरे वर्ण आ जाते हैं, तो ऐसे पद यानी स्वर रहित हो या क्लिष्ट हो, तो ऐसे शब्द प्रायः हिंदी में तत्सम के अंतर्गत जाते हैं। किसके अंतर्गत जाते हैं? तत्सम पदों के अंतर्गत जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कार्य जो है, यहाँ पर ये देखिए ये रा जो है वो स्वर रहित प्रयोग हुई है।
स्वर रहित प्रयोग हुई है, जिसके कारण से कार्य शब्द कैसा हो जाता है, ये तत्सम हो जाता है, जिसका तद्भव बनता है काज। जिसका तद्भव क्या बन जाता है, काज बन जाता है। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कृष्ण का तद्भव शब्द क्या है। फिर से तद्भव का प्रश्न आया हमारा, तत्सम तद्भव से रिलेटेड। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए कूची, विकल्प बी किसन, विकल्प सी कर्क और विकल्प डी कर्षण। तो साथियों देखिए मैंने पहचान तो बता दी है। यहाँ पर देखिए ये फिर से आपका स्वर रहित वर्ण प्रयोग हुआ। तो एक कृष्ण पद जो हो गया कैसा हो गया, ये तत्सम का हो गया। और इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा विकल्प बी किशन, विकल्प बी किशन। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा वाक्य शुद्धि से है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसका जो कि आपके सिलेबस में है वाक्य शुद्धि। इसके कुछ बिंदु मैं प्रयास करूंगा कि अभ्यास सत्र के माध्यम से आपके सामने रख सकूं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि वाक्य में पहले तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रिंटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक, उसको हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। पहले हर वाक्य में हम पूर्ण विराम लगा लेते हैं, पूर्ण विराम लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए ये पूर्ण विराम मैंने यहाँ लगाया, अगर नहीं भी लगाते तो बात बन जाती, लेकिन लगाना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि पेपर में कई बार क्या होता है विकल्प में पूर्ण विराम संबंधी यानी विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां पूछ देता है। ठीक है, तो जब कभी विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां हों तो आप ऐसा ना समझें कि वहां पे वो मिसप्रिंट है या प्रिंट हो गया है, वो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे चारों में नहीं है तो एक बार चल भी सकता था कि यहाँ पे चलिए पूर्ण विराम छूट गया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको शुद्धता के दृष्टिकोण से लेकर के शुद्धता का मानते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको शुद्ध करते हुए। तो देखिए हमको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो मैं एक एक करके वाक्य पढ़ता हूँ और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन सा शुद्ध है और अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर हम पहला विकल्प जो देखते हैं, मैंने भागवत गीता पढ़ा है। अब देखिए पहला विकल्प ही हमारे सामने आ गया। अब पहला विकल्प ही हमारे सामने आ गया, हमने देखा यहाँ पर भागवत गीता पढ़ा है। अब यदि हम इसको ना भी अगर नियम जानते हों तो साथी देखिए वाक्य को जब हम बोलते हैं तो बोलने से ही वहां पर हमें अशुद्धि दिखाई अथवा सुनाई देती है। हम देखिए अपने दैनिक जीवन में जब इस वाक्य को बोलते हैं तो हम कभी भी जब पढ़ने की पुस्तक को बात होती है तो हम पढ़ा शब्द नहीं बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं पढ़ी है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो आपका बिंदु है, वो आपकी चर्चा का विषय है, वो प्रश्न है। लेकिन अगर आपको वो बिंदु नहीं भी पता है तो कम से कम आप सिर्फ बोलचाल के दृष्टिकोण से इस चीज को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये वाक्य में क्या है, बोलने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, शुद्ध नहीं प्रतीत हो रहा, तो ये वाक्य की अशुद्धि होगी। क्यों है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है, तो मैंने भगवत गीता पढ़ा है, हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करते। हम लोग जब भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी। चलिए अच्छी बात हो गई। तो आंसर तो हमारा मिल गया, हमें अशुद्ध पूछा था तो पहला प्रश्न ही हो गया हमारा, पहला ही विकल्प ए जो हो गया इसका आंसर हो गया कि ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक, विकल्प बी देखते हैं, मुझे कल लंदन जाना है। देखिए बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो ये वाक्य एक प्रकार से शुद्ध है, वाक्य एक प्रकार से शुद्ध है। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, बिल्कुल ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है। हम बोलते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार यह काम करें। ठीक है, आप अपनी सुविधा, तो हमने बोला तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। ठीक है, जब अशुद्धि के दृष्टिकोण से जाएंगे तो यहाँ पे अशुद्धि मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वाक्य में इसको हम शुद्ध के रूप में ही लेंगे। तुम केवल बोलना जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई अशुद्धि
नहीं है। अब यहाँ पर अशुद्धि क्या है, तो उस बिंदु को हम देखते हैं। देखिए साथियों, एक बिंदु को नोट कर लीजिए, ये लिंग संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लिंग संबंधी भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसको यहाँ पे चर्चा में शामिल कर लें। सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, आप बिंदु में लिख लें, प्रायः पुस्तकों के नाम, कोई भी पुस्तक होगी, कोई भी पुस्तक होगी, हम कह रहे गीता की जगह हम यहाँ रामायण बोल दें, महाभारत बोल दें, कुरान बोल दें, गुरु ग्रंथ साहिब बोल दें, बाइबल बोल दें, गोदान गबन, किसी भी पुस्तक की चर्चा यदि हम करें, कोई भी पुस्तक हम लें, तो अगर पुस्तकों का नाम दिया होता है तो उसमें प्रायः स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये बिंदु को आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और देखिए यहाँ से आपके सामने मैंने जैसे कि चर्चा की कि लिंग आपके सिलेबस में है, लिंग आपके सिलेबस में है, तो आपको लिंग पहचानना भी आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ कि यदि किसी, या पॉइंट के रूप में आप मेंशन कर लीजिए, लिंग की चर्चा जब हम करेंगे तो वहां पे इसको विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक पॉइंट्स के रूप में आप इसको नोट कर लें, जिससे कि आप परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर को निकालने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, यदि किसी दिए गए पद में स्त्रीलिंग हो, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं दिया गया पद स्त्रीलिंग का हो, दिया गया पद स्त्रीलिंग का हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करते समय जो क्रिया होगी वो भी स्त्रीलिंग की होगी, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट से आप पुल्लिंग, ठीक है, और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। और वाक्य शुद्धि में भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि अगर ये मैंने यहाँ पे देखा, ये भगवत गीता, ये क्या है, ये एक पुस्तक का नाम है, मैंने जाना ये क्या है, ये एक पुस्तक का नाम है। और मैंने आपको एक पॉइंट दिया है कि पुस्तकों के नाम प्रायः जो होते हैं वो किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी ये पुस्तक क्या हो गई, ये स्त्रीलिंग का पद हो गया। अब मैं कह रहा हूं यदि इस पुस्तक का प्रयोग किसी वाक्य में हुआ है, इस पुस्तक का प्रयोग किसी वाक्य में हुआ है, तो इस पुस्तक के साथ उसकी जो क्रिया होगी या उसकी जो विशेषण होगा या उसका संबंधित सर्वनाम का पद होगा, उस पद में आपका वो पद जो होगा वो किस रूप में प्रयोग होगा, वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए दो पद होते हैं, एक होता है पढ़ा और एक होता है पढ़ी। तो अब यहाँ पर देखिए ये पढ़ा पद जो होता है ये किसको, ये पुल्लिंग को निरूपित करता है, और पढ़ी पद जो होता है वो स्त्रीलिंग को निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमारा ये पद जो है स्त्रीलिंग का है, तो हम इसके साथ स्त्रीलिंग का पद प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पढ़ा ना होकर के क्या हो जाएगा, पढ़ी है, पढ़ी। तो हमारा सही पद क्या हो जाएगा, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। साथियों आशा करता हूं कि आपको ये बिंदु समझ में आया होगा, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में लेकर के जाएगा। 11वां प्रश्न भी हमारा फिर से वाक्य शुद्धि से है, और इस प्रश्न में भी हमसे पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब देखिए विकल्प ए इसमें कह रहा है शब्द केवल संकेत हैं, विकल्प बी पूजनीय पिताजी को नमस्कार करना, विकल्प सी इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं, और विकल्प डी
रुपए 4 मात्र दीजिए। तो फिर से पहले तो हम यहाँ प्रश्न में फिर से एक संशोधन कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूर्ण विराम की अशुद्धि है, और मैं अपने टाइपिंग में जो हमारे हैं टीम में उनको बोलना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये जो पूर्ण विराम और इसकी अशुद्धियाँ होती हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर ये अशुद्धि नहीं होगी। विकल्प ए अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा, पहले मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब क्यों हो जाएगा, देखिए साथियों, यहाँ कोई बहुत बड़ी अशुद्धि नहीं है। अब आप कहोगे सर जी ये पढ़ने में तो ठीक आ रहा है, पूजनीय पिताजी को नमस्कार करना, ठीक है, यहाँ तो कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है बेटा, पढ़ने में, वाक्य में पढ़ने से संबंधित अशुद्धि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इस वाक्य में जो पद प्रयुक्त हुए हैं, इस वाक्य में जो पद प्रयुक्त हुए हैं, उस पद में जो शब्द हैं उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो पूजनीय पद दिया हुआ है इसकी वर्तनी जो है साथियों वो अशुद्ध है। और ये वर्तनी के रूप में भी, आपसे सिर्फ वाक्य शुद्धि का नहीं, मैं आपको ये बताता चल रहा हूं कि वर्तनी जो कि हमारा ये सिलेबस होता है, जब भी कभी आप इस चैप्टर को देखते हो तो ये चैप्टर इस रूप में होता है, वर्तनी, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, एक साथ ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो वर्तनी का मतलब होता है, वर्तनी का मतलब होता है कोई एक पद दिया जाए, कोई एक शब्द दिया जाए तो उसको पहचानना कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, वो कहलाता है वर्तनी। और जब एक से अधिक शब्द, ठीक है, किसी वाक्य में आकर के प्रयुक्त होते हैं और वहां पर यदि कोई अशुद्धि होती है तो उसे हम वाक्य अशुद्धि या वाक्य शुद्धि के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए प्रयुक्त यहाँ पे वाक्य में पद ही हुए हैं, लेकिन यहां अगर हम पदों की चर्चा करें तो इस पद में ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। यहां पे ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में संबंधी ये जो अशुद्धि है वो कैसी है, तो वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अब अगर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होती है साथियों, तो लिख लीजिए, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी पूजनीय, ठीक है, पूजनीय। आप ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द जो होता है वो पूज्य ही होता है, लेकिन जब पूजनीय हम लिखते हैं तो वो पूज्यनीय ना होकर के पूजनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, ठीक है, पक्का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पूजनीय पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा, यहाँ पर हम पूजनीय की जगह, इसकी जगह यहाँ पर या क्या लिख देंगे, यहाँ पर पूजनीय लिख देंगे, और ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। पूजनीय पिताजी को नमस्कार है, इसकी जगह पूजनीय पिताजी को नमस्कार है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार पुनः वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न हमारे सामने, और चर्चा कर रहा है अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। विकल्प ए पूज्य पिताजी को प्रणाम करना, विकल्प बी शब्द केवल संकेत मात्र हैं, विकल्प सी हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का, देखिए मैंने जो इसकी चर्चा की थी, अब यहाँ पे पूजनी नहीं है, ये पूज्य जो है वो शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आप इसको पूज मत कर दीजिएगा, ये पूज ना कर दीजिएगा, ये पूज जो होता है शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है पूज्य, ठीक है। एक बार पुनः मैं यहाँ पर लगाऊंगा फुल स्टॉप, ठीक, पूर्ण विराम। तो हम बोल रहे थे क्या, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, और विकल्प डी मैंने किया, एक सामान्य सा छोटा सा वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, मैंने किया, ठीक। चल, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यदि आप देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी, विकल्प बी। अब क्यों होगा,
वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर लिखा शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल संकेत मात्र है। आपको सर जी ठीक तो लिखा है, यहाँ गलती क्या है? यहाँ तो ऐसी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते भी यही हैं कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में शुद्ध बोल रहे हों, ये जरूरी नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अशुद्धि है पहले उसका प्रकार हम लोग जानते थे। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है, ठीक है, वो पदों के दोहराव संबंधी अशुद्धि है। पदों के दोहराव संबंधी, जिसको हम यहां पर पदाधिक्य भी बोल सकते हैं। पदाधिक्य यानी पदों का अधिक प्रयोग किया गया है, अधिक प्रयोग किया गया। कैसे किया गया है अब उसकी चर्चा हम करते। देखिए केवल और मात्र, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। केवल और मात्र का एक ही अर्थ होता है। अब यदि इसका अर्थ एक ही है तो इसको हमें वाक्य में 2 बार प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसका शुद्ध वाक्य जो है हम 2 रूपों में लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, या तो हम लिखें शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत है, पहला ये शुद्ध होगा, ये भी शुद्ध होगा। या हम लिखें शब्द संकेत मात्र है, शब्द संकेत मात्र है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से अगर लिखे जा रहे हैं तो दोनों ही वाक्य शुद्ध होंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। शब्द केवल संकेत है, ये वाक्य भी शुद्ध है, और शब्द संकेत मात्र है, ये वाक्य भी शुद्ध है। लेकिन यदि इन दोनों का प्रयोग हम एक साथ कर देते हैं और वाक्य बना देते हैं शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो यहां पर देखें ये पदाधिक्य हो गया, एक से अधिक पदों का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक है, तो हमें हिंदी में पदों के दोहराव को भी बचाना होता है। एक से अधिक शब्दों का यदि वहां पर उसका यूज नहीं है, उपयोग नहीं है, उपयोगिता नहीं है शब्द की, तो वहां पर उसको व्यर्थ में प्रयोग में लाना भी एक अशुद्धि का प्रकार होता है, जिसे हम पदाधिक्य संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत लाते हैं। पदाधिक्य संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने स्पष्ट है, उत्तर भी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। साथियों अब ये हमारी सीरीज चालू हो गई, हमारा चैप्टर नया वाक्यांश का। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए सरल, विकल्प बी रिजु, विकल्प सी कंटक और विकल्प डी अकंटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकंटक। जिसमें विघ्न और बाधा ना हो वो कहलाता है अकंटक। रिजु का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों सीधा। ठीक है, रिजु का शाब्दिक अर्थ होता है सीधा। बाकी सरल आप जानते हैं। और कंटक मतलब होता है कांटा, या इसका अर्थ होता है कठिन भी होता है, कठिन भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं कठिन या कठिनाई के अर्थ में भी हम कंटक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्र के हाथी का नाम क्या है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पेपरों में कई बार पूछे जा रहे हैं, देवी देवताओं के संबंध में प्रश्न भी, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें भगवान के बारे में होनी भी चाहिए। और थोड़ा बहुत आपका रुझान मैं चाहता हूँ कि हो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन
परीक्षा के पहले भगवान को मनाने से अच्छा है कि 1-2 मिनट हम डेली उनका थोड़ा थोड़ा उनकी जानकारी करें, तो ईश्वर की कृपा भी रहती है हमारे ऊपर। और देखिए कृपा किस रूप में आती है? कृपा इस रूप में आती है कि उनसे संबंधित प्रश्न ही हमारे प्रश्न पत्र में आ जाते हैं। अब यहां पूछ दिया है इंद्र के हाथी का नाम क्या है। ठीक है, विकल्प देखते हैं। ए पिनाक, बी सारंग, सी ऐरावत, डी पंचजन्य। देखिए हर शब्द आपने सुना हुआ होगा, महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम आपके सामने करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, ऐरावत हाथी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाना हो तो बहुत समय पहले, ठीक है, देवताओं और दानवों ने मिल करके समुद्र को मथा था। समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी होगी और कहा जाता है कि समुद्र को मथने के फलस्वरूप उस समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उन 14 रत्नों में से एक हाथी भी, दिव्य हाथी, बल्कि सिर्फ हम हाथी नहीं बोलेंगे, एक दिव्य हाथी उत्पन्न हुआ था जिस हाथी का नाम था ऐरावत। ठीक है, ऐरावत एक दिव्य हाथी की उत्पत्ति हुई थी। तो जब रत्नों का बंटवारे की बात आई तो ऐरावत हाथी जो मंथन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ वो देवताओं के हिस्से में गया और इंद्र ने इसे अपना वाहन बना लिया। देवताओं के राजा जो सुरेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, इंद्र, उन्होंने इसे अपना वाहन बना लिया। तो याद रखिएगा इंद्र के हाथी का नाम था ऐरावत। ठीक है, समुद्र मंथन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक ये रत्न था। 14 रत्नों में से दिव्य हाथी था, ये एक दिव्य हाथी था। ठीक है, 14 रत्न। अब आपके सामने एक मैंने प्रश्न दे दिया है, आप लोग चाहें तो इन 14 रत्नों की जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आज हाथी पूछा गया है, आने वाले समय में घोड़ा पूछ दे, हो सकता है गाय पूछ दे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। परीक्षा में प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती। अगर ये प्रश्न आ सकता है तो फिर गाय और घोड़े के प्रश्न भी आ सकते हैं। अच्छा, विकल्प देखते हैं। इसका विकल्प ए दिया हुआ है पिनाक। अब ये क्या है? देखिए सुना तो आपने है, हम लोगों ने आधुनिक भारत में हमारे मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है, जिन्होंने मिसाइल के द्वारा भारत को बहुत अधिक, मिसाइलों का निर्माण करके भारत को बहुत अधिक क्या किया है, शक्तिशाली बनाया है। वैश्विक स्तर पे भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई है। तो उन्होंने जो मिसाइलों का निर्माण किया है उनमें से उन्होंने एक मिसाइल का नाम पिनाक भी रखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने पिनाक नाम क्यों रखा है? ठीक है, तो मैं बहुत अधिक चर्चा को न जाते हुए सीधे सीधे आपको इसके बिंदु पर लेकर के आता हूं। साथियों याद रखिएगा, पिनाक जो है वो शिव का धनुष का नाम था। शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक था। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो सीता का जब स्वयंवर हुआ था तो सीता के स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था वो शिव धनुष ही था। ठीक है, परशुराम आकर के राम से बोलते हैं, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा और सहस्र बाहु सरसो रिपु मोरा, कि जिसने ये शंकर का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, मेरा शत्रु है। मेरे सामने पड़ेगा तो मैं उसे खंड खंड कर दूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में काट के रख दूंगा। ठीक है, प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। तो याद रखेगा कि जो शिव का धनुष टूटा था उसका नाम क्या था? पिनाक। अब आपसे देखिए प्रश्न बहुत आसानी से बन सकता है। अगर वो इंद्र का हाथी पूछ सकता है तो कल को यह भी पूछ सकता है कि शिव के धनुष का क्या नाम था। ठीक है, तो याद रखेगा शिव के धनुष का नाम था पिनाक। अच्छा, दूसरा विकल्प आपका दिया है सारंग। सारंग क्या? तो भाई फिर से यहां पे आएंगे और फिर से आप देखिए कि उन्हीं
कलाम साहब ने जो मिसाइलें बनाई हैं उन्हीं में से एक मिसाइल का नाम उन्होंने सारंग भी दिया है। क्यों रख दिया उन्होंने नाम? कभी मन में विचार आने चाहिए कि आखिर इसका नाम ये दिया जा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये दे रहे हैं भैया, और कोई नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण नाम देने के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि वो एक अस्त्र है, आयुध है, शस्त्र है। ठीक है, यहां पर ये सारंग भी जो है वो आयुध के रूप में ही है। अब ये सारंग क्या है? तो साथियों, एक अगर शिव का धनुष है तो उस धनुष को तोड़ने वाला जिस धनुष को धारण करता है, यानी राम के धनुष का नाम सारंग है। ठीक है, राम जिस धनुष को धारण करते हैं उस धनुष का नाम क्या है? सारंग है। अब राम के धनुष को अगर आपसे पूछता है, इसी प्रकार से मैं एक धनुष की चर्चा और करूंगा जो यहाँ पर नहीं है, और वो सामान्य रूप से आप लोग जानते भी होंगे। बहुत बड़ा धनुर्धर हुए हैं हमारे इतिहास में जिनका नाम था अर्जुन। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कम से कम ये मालूम होगा कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? अर्जुन के धनुष का नाम था साथियों गांडीव। इसी कारण अर्जुन का एक पर्यायवाची गांडीवधारी भी बनता है। गांडीवधारी, जो गांडीव को धारण करे वो कौन? वो कहलाएगा अर्जुन। इसी प्रकार धरिए, अगर पूछ दिया जाए सारंगधारी किसका पर्यायवाची है, याद रखिएगा सारंगधारी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सारंगधारी राम का पर्यायवाची हो जाएगा। अब पिनाकधारी यदि पूछ लिया जाए तो पिनाकधारी शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और है, पंचजन्य। देखिए कितने किस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्रश्न हमारे बीच में आ रहे हैं। पंचजन्य, तो पंचजन्य जो है साथियों, ये शंख का नाम था, शंख का नाम था, और ये शंख था कृष्ण का। कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य था। कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य था। कृष्ण से संबंधित एक और चीज आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन था। कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन था। इसी कारण उनको क्या बोलते हैं? सुदर्शन धारी। सुदर्शन धारी। ठीक है, तो ये प्रश्न के साथ इसके विकल्प भी हमारी समाप्त हो गए। तो यहां पर हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, ऐरावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द है। आस टूट गई जिसकी, ये भी वाक्यांश से संबंधित प्रश्न है। तो आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द है। विकल्प हम यहां पे देखते हैं, विकल्प ए हताश, बी साहसी, सी धैर्यवान, डी लक्ष्य भ्रष्ट। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए हताश। ए हताश, जिसकी आस टूट गई हो, जिसका आस समाप्त हो गई हो, जिसे कोई उम्मीद ना बाकी हो, ऐसे व्यक्ति को हम हताश बोलते हैं। हताश, निराश शब्द यूज करते हैं ना, हताश निराश है। तो जिसकी क्या हो, जिसकी आस टूट गई हो, उम्मीद टूट गई हो, वो क्या कहलाता है? हताश कहलाता है। हताश कहलाता है। ठीक है, तो साथियों आज की अपनी चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं। अभी एक लंबे कई प्रश्न यहाँ पर बचे हैं हमारे, तो अपनी आगामी चर्चा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा कि इसके साथ कुछ और नए प्रश्नों के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभान्वित हों। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगली क्लास में हम एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है, आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।